In the previous lecture, we have discussed about how to locate our retail stores, our shops और shopping malls जहाँ पर हम अपने कस्टमर को डे टू डे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दो तरीके हमने देख लिए थे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हम लोकेट करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम इनको फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहलाती हैं जहाँ पर आपने अपने इनपुट्स को कन्वर्ट करना होता है आउटपुट्स में। ये दरमियान में जितना भी आपका कहलाएगा प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये सारा काम आप फैक्ट्रीज में परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ पर इनपुट्स को यूज़ किया जाता है एक प्रॉपर आउटकम बनाने के लिए। अब जैसे हमने कहा कि हमने अपने रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना है, इनपुट्स को यूज़ करना है आउटपुट्स बनाने के लिए, तो इनपुट्स हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। या तो हम नेचुरल डिपॉजिट्स को यूज़ करेंगे। नेचुरल डिपॉजिट्स ये जो आपकी हवा, पानी जो कि कुदरती ज़खायर हैं, जिनके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो आप कहीं से भी ले सकते हो, वो नेचुरल डिपॉजिट्स हैं आपके। ठीक है, कोयला वगैरह आ जाता है इसमें। उसके बाद दूसरे आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि हार्वेस्टेड होते हैं। हार्वेस्टेड मतलब हमने उनको ज़मीन से उगाया होता है। जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, जो हम काऊ वगैरह से मिल्क लेते हैं, अंडे लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हार्वेस्टेड होती हैं। ठीक है? कुछ चीज़ें आपके रॉ मटेरियल्स में ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होती हैं, जिनको हम सेमी फिनिश्ड भी कह सकते हैं, या फिर हम वो होते वैसे फिनिश प्रोडक्ट्स ही हैं। दूसरी कंपनीज़ के फिनिश प्रोडक्ट्स किसी तीसरी कंपनी के लिए क्या बन जाएँगे? रॉ मटेरियल्स बन जाएँगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी टायर्स बनाती है और दूसरी कार मैन्युफैक्चरर है, तो जो कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट्स टायर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो टायर्स इनपुट बन जाएँगे। ठीक है? तो आप जो है इनको हम प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमने दूसरी कंपनी से यूज़ करने होते हैं। जैसे कि नेल्स आपके आ जाते हैं, चिप्स वगैरह आ जाती हैं, मेटल प्लेट्स आ जाती हैं, सिलिकॉन वगैरह आ जाता है, या फिर ये टायर्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। हार्वेस्टेड में आपके फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा जो आप गंदुम लेकर उगाते हो, जो ज़मीन में उगाई जाती हैं बेसिकली। ठीक है? और नेचुरल डिपॉज़िट, ये सारे आपके रॉ मटेरियल्स की काइंड आ जाती हैं। हमने इन सब को, इनकी शेप चेंज करनी है या फिर इनको असेंबल करना है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना होता है, जो कि हमारा क्या बन जाता है? फिनिश प्रोडक्ट या फिर आउटपुट, जो कि हमने अब सेल करना है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली सेल करें और कुछ जो है वो रिटेल स्टोर, जो कि भी हमने प्रीवियसली पढ़े हैं, उनके थ्रू सेल करवाए, मतलब इंटरमीडियरीज को यूज़ करें। अब जब हमने देख लिया कि इनका काम क्या है और किस तरह से ये वर्किंग कर रहे होते हैं, अब हमें ये देखना चाहिए कि हम जब भी मैन्युफैक्चरर प्लांट की लोकेशन डिसाइड करने लगें, तो हमें किस तरह की लोकेशन को चूज़ करना चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लोकेट करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपको इनपुट्स चाहिए। आपकी फैक्ट्री, आपका प्लांट जो है वो एक ऐसी जगह पर अवेलेबल हो जहाँ पर आपको कस्टमर्स ईज़िली हों। ठीक है? हमारी कस्टमर्स की नियरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वो इस वजह से कि कस्टमर्स नज़दीक होंगे तो हम उनकी नीड्स को जानते होंगे और उनको जो भी प्रोडक्ट बनाकर देंगे, उन तक पहुँचाना भी हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। और दूसरा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो है एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम योर वेंडर्स और योर सप्लायर्स। आपने रॉ मटेरियल को एक्वायर करना है। रॉ मटेरियल को होगा देन ही आप उसको प्रोसेसिंग कर सकते हो अपनी प्लांट के अंदर, देन उसके आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए हो सकता है वो ये है कि लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर वो अपना मैन्युफैक्चरर जो इनपुट्स हैं वो रिसीव कर सकते हों। अगर वो लोएस्ट कॉस्ट पर उनका रॉ मटेरियल ले सकते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की जो अल्टीमेट कॉस्ट आती है वो कम होगी। ठीक है? उसी तरह से आपने अपने कस्टमर्स को देखते हुए अपना प्रोडक्ट बना लिया, रॉ मटेरियल्स को लिया और आपने प्रोडक्ट, एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप उसको दे दी। जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद आपने उसको कस्टमर्स तक पहुँचाना भी तो है। कैसे पहुँचाएँगे? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी जो है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई ग्लास के प्रोडक्ट्स हैं अगर, अगर आपका रोड टूटा-फूटा है, तो जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होगे, डिलीवर कर रहे होगे, तो रास्ते में टूटने के चांसेस हैं ना। तो मतलब आपका जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कि एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कम आए, टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आपने अपना जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट तक लेकर जाने में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आती हो। इन तीनों फैक्टर्स को आप अपने माइंड में रखेंगे जब भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करने लगेंगे। ठीक है?
यही 3 फैक्टर हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन के लिए सक्सेसफुल है कि उनको जो है ऐसी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जहाँ पर कॉस्ट कम से कम आती हो, कस्टमर्स तक लेकर जाने में ट्रांसपोर्टेशन कम आती हो। रॉ मटेरियल अगर आप अपने नज़दीक से एक्वायर कर लेंगे, आपके सप्लायर्स आपके करीब इलाके में होंगे, तो आपको जो है उस पे भी कॉस्ट कम आएगी। तो जितनी कॉस्ट आपकी कम होती है, उतनी ही प्रोडक्ट की अल्टीमेट जो प्राइस है वो कम होती है। आपको कॉस्ट कम आएगी, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट का मार्जिन अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब हमने देख लिया कि किस तरह से हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उसके साथ-साथ रिटेल स्टोर्स को जो है वो लोकेट करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे स्टार्ट किया था इस चैप्टर को कि हम किस तरह से अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑपरेशंस किस तरह से हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि हाउ टू बिगिन आवर ऑपरेशंस, उसमें फर्स्ट स्टेप था जो हम फर्स्ट चीज़ इन्वॉल्व करते हैं ऑपरेशंस के लिए अपनी इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है आपका चूजिंग द राइट लोकेशन। हमने दोनों तरीके से देख लिया, रिटेलर्स के लिए भी और आपके मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, ठीक है? अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, प्लानिंग योर फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है? सो सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, प्लानिंग फिजिकल फैसिलिटीज़। इसमें हम सिंपल प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू विच फैसिलिटीज़ आर वी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस आर इनपुट्स टू कन्वर्ट दैम इनटू आउटपुट्स। फिजिकल फैसिलिटीज़ हमारी होती क्या हैं, जो आपकी बिल्डिंग है, आपने जो मशीन्स, जो आपने टूल्स, जो वगैरह आपने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करनी है, जो फर्नीचर आप यूज़ करोगे, वो सारी आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं। बेसिकली जो आपके एसेट्स होते हैं वो आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, जिनको यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं उनकी एक डिफरेंट शेप में, ठीक है? हम अपना प्रोडक्ट जिससे इनके थ्रू बनाते हैं। अब जब भी आप फिजिकल फैसिलिटीज़ को डिसाइड करने लगोगे या उनकी प्लानिंग करने लगोगे, उनको एक्वायर करने के बारे में सोचोगे, देयर इज़ अ होल प्रोसेस टू मैनेज दीज़ फिजिकल फैसिलिटीज़। तो हम उस प्रोसेस उसको एक प्रोसेस के तौर पर देख सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ को प्लान करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा डिटर्मिनिंग द प्रोडक्ट। जो आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है वो कौन सा प्रोडक्ट है। उससे पहले आपने जब अपने बिजनेस के बारे में स्ट्रेटजीज बनाई थी, प्लानिंग की थी, तो आपको पता था कि आप कौन सा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देने वाले हो, बनाकर देने वाले हो। लेकिन आपको अपने माइंड में ये भी रखना चाहिए कि नियर फ्यूचर में चेंजिंग्स आ सकती हैं, किसी भी तरह की चेंजिंग्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है या फिर लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं। तो जो हम प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, मे बी नियर फ्यूचर में उसकी नीड कम हो जाए, उसकी डिमांड कम हो जाए। तो आपने प्रोजेक्शंस रखनी है कि फोर्सिबल फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट में अगर कोई चेंज आ जाता है, तो वो हम किस तरह से अडॉप्ट करेंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग। मीन्स कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगो, तो आपने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा, जब अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे आप, तो आप अपनी प्रोसेसेस को डिसाइड करेंगे कि हमें अपना प्रोडक्ट जो है उसको अगर आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कौन-कौन सी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है हमें। मतलब रॉ मटेरियल पहले परचेज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, देन जो आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करेंगे। वो सारे के सारे प्रोसेसेस आपको ज़रूरी हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। वो सारे आप देख लोगे कि किस तरह के हैं। उसके बाद आप देखोगे स्पेस रिक्वायरमेंट्स। अब स्पेस रिक्वायरमेंट किसके लिए, कि कौन सी मशीन कहाँ पर पड़ी होनी चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर पड़ा होना चाहिए। मतलब आपके पास आप घर में रहते हो, तो घर में हर चीज़ अरेंज्ड होती है। आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ कहाँ पर रखी है। जो फर्नीचर है, अगर एक बेडरूम है तो बेड कहाँ पर होना चाहिए, वार्डरोब कहाँ पर होनी चाहिए। अगर मैंने जो है वो जायनुमाज़ रखना है तो वो कहाँ पर होना चाहिए। तो पूरे रूम को आप डेकोर करते हो, अपनी स्पेस रिक्वायरमेंट देखते हो कि मैं इस रूम में कौन-कौन सी चीज़ किस-किस जगह पर रखूँगा, तो मेरी स्पेस ज़्यादा बचेगी, ठीक है? आपने स्टोर्स भी देखे हैं, ये दोनों के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए भी है और आपके रिटेल स्टोर्स के लिए भी है कि आपने अपनी स्पेस रिक्वायरमेंट रखनी होती है। आपने बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स और जनरल स्टोर्स भी देखे होंगे, जैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस किया हुआ होता है, कस्टमर्स के गुज़रने की भी जगह होती है, कार्ट्स को मूव करने की भी जगह होती है। तो आपने वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि हमें ट्रक्स को, इन्वेंटरी को लेकर जाना है, अपनी मेंटेनेंस भी करनी है, सफाई वगैरह भी करनी होती है। तो आपने अपनी सारी चीज़ों को माइंड में रखकर फिर जो है स्पेस रिक्वायरमेंट रखनी है कि कौन-सी जगह पर कौन-सी चीज़ रखूँगा तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं 4th स्टेप पर, व्हिच इज़ इफेक्टिव लेआउट फॉर योर बिज़नेस। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप रिटेलर हैं, इफेक्टिव लेआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब लेआउट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक रूम है तो आप हर चीज़ को एक जगह पर रखते हो।
ठीक है? लेआउट बेसिकली कोई भी जो आपके पास प्लेसमेंट होगी चीज़ों की उसको हम लेआउट कहेंगे। अब आपके पास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 तरह के लेआउट्स हो सकते हैं जब भी आप अपने बिज़नेस को देखने लगोगे। एक होगा आपका प्रोडक्ट लेआउट और दूसरा हो सकता है आपका प्रोसेस लेआउट, ठीक है? अभी हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। ये जो पिक्चर आप अपने सामने देख सकते हो, इसके पार्ट ए में प्रोडक्ट लेआउट डिस्कस किया गया है कि कस्टमर्स को मूव करने के लिए आपके जो सप्लायर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको मूव करने के लिए आप किस तरह से उनको प्लेस करोगे। ये होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मतलब वो फैसिलिटीज़, वो लेआउट जो कि एक सीक्वेंस बनाता है कस्टमर्स की मूवमेंट के लिए, वो आपका प्रोडक्ट लेआउट कहलाता है। जैसे कि उसने बताया है कि सैलड्स हैं, जो एक स्कूल कैंटीन की एग्जांपल बेसिकली ली गई है कि कस्टमर्स को मूव करने के लिए हमने किस तरह से लेआउट रखना है अपना, ट्रेस किस तरह से हम उनको देंगे, सैलड्स कैसे होंगे, मीट्स, फिर वेजिटेबल्स, फिर ब्रेड्स, फिर डेजर्ट्स और फिर ड्रिंक्स वगैरह। आप जो है फिर रजिस्टर करोगे अपना ऑर्डर और फिर अपना ऑर्डर प्लेस करोगे अपने जो कैंटीन वाले होंगे उनको, और फिर वो आपको वो चीज़ें जो है वो देंगे, जो आप इनमें से चूज़ करते जाओगे ना कि आपको क्या-क्या चाहिए। तो ये कस्टमर्स के मूव करने के लिए है। दूसरा लेआउट हमारा कहलाता है प्रोसेस लेआउट, जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ को ग्रुप करता है जो कि हमारे लिए एक जैसा काम होता है, ठीक है? जैसे कि आप देखो ये वाला जो लेआउट है, ये हमारे कैंटीन वाले जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पर सीधा-सीधा था हमारे कस्टमर के लिए, लेकिन अगर हम प्रोसेस लेआउट के अकॉर्डिंग इसको देखें, तो कस्टमर यहाँ से कस्टमर एंटर हो रहा था ना, अब कस्टमर यहाँ से एंटर होगा, अपना जो है ट्रे फ्लेयर फ्लेयर उठाएगा, उसके बाद एपेटाइज़र्स को जो भी चाहिए, कोई भी एपेटाइज़र, कोई भी स्नैक्स हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर कुछ मीट में चाहिए तो वो मीट्स, वेजिटेबल्स एंड एपेटाइज़र जो कि आपकी भूख को मिटाने के लिए हैं, वो एक साइड पर रखे गए हैं, ठीक है? अगर आप इधर से आते हो, अगर आपको फ़ास्ट फ़ूड चाहिए, तो आप यहाँ से एंटर होके इस साइड पर आ जाओगे, ठीक है? अगर आपको सैलेड वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से आके इस साइड पर आओगे। नीचे आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पर आओगे क्योंकि स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ ही यूज़ होती हैं, इसलिए उनको एक साथ ग्रुप रखा गया है। ये लार्ज सैलेड्स रखे गए हैं और ड्रिंक्स रखी गई हैं। उसके अलावा नीचे स्नैक्स हैं और ये पिज़्ज़ाज़ जो है सैंडविचेज़, ये आपके फ़ास्ट फ़ूड। मतलब ये वाला सारी साइड आपके फ़ास्ट फ़ूड के लिए आती है। ये इतनी-इतनी साइड आपकी एपेटाइज़र्स के लिए है और बाकी ये जितना भी एरिया है वो किसके लिए है? सैलड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। मतलब जो एक जैसे चीज़ें हैं जिनका सेम टाइप ऑफ वर्क होता है, उनको एक जगह पर रखा गया है, ठीक है? आपने जो चीज़ खानी होगी आप खाएँगे, लास्ट पर आप कैशियर के पास आएँगे, पेमेंट करेंगे और वापस चले जाएँगे। समझ आई? कस्टमर्स के लिए हम लेआउट आसान रखते हैं और अगर हम प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग देखें तो हम उनको प्रोडक्ट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर प्रोसेस लेआउट के अकॉर्डिंग देखें तो हम एक तरह की ग्रुप एक्टिविटीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? ये हम सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे जो कि अभी हमने देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को डिसाइड कर रहे थे। प्रोडक्ट के बारे में सोचा, उसके अलावा अपने प्रोसेस के बारे में सोचा, अपनी स्पेस रिक्वायरमेंट देखी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए और उसके बाद कौन सा रूम किस जगह पर हो। आपको पता है कि स्कूल्स भी इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि स्टार्टिंग पे आपका रिसेप्शन ऑफिस होता है, फिर आपके प्रिंसिपल ऑफिस होता है, फिर आपके स्टाफ रूम्स होते हैं, देन आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बिल्कुल सेंटर में आपका ग्राउंड बनाया जाता है। तो हर तरह ऐसा ही होता है कि आपने किस तरह से स्पेस रिक्वायरमेंट सेट करनी है। उसके बाद आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो भी, और आपकी अगर रिटेल स्टोर है तो भी आप डिसाइड करेंगे। जो चीज़ें आप इस प्रोसेस में डिसाइड करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, एक प्लान बन जाएगा, और जो भी प्लान आपने बनाया है अब आपने इसको क्या कर लेना है, इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है? ये हमारा पूरा चैप्टर था किस तरह से हम अपनी फैसिलिटीज़ को, अपने ऑपरेशंस को ऑब्टेन करते हैं और देन उनको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं।